हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभिषेक मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू वैसाइसिस। हमारे देश में बड़े बुजुर्गों का कहना है कि तौलो और फिर बोलो। मतलब ये कि आप पहले सोचें, समझें, विचारें और फिर आपको बोलना चाहिए और बात कहनी चाहिए, क्योंकि आपके जो शब्द होते हैं वो तलवार से कहीं ज्यादा गहरा प्रभाव डालते हैं और कहीं गहरा असर रहता है उनका। ये कहावत आज के दौर में 2 दिनों में अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन हो गया है एज एन एमपी फ्रॉम योर पार्लियामेंट। तो इस वीडियो लेक्चर का क्या क्रक्स है, क्या आज का टॉपिक है, आपको पता ही चल चुका होगा। क्या इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे और डिस्कस करेंगे कि ये राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन क्यों किया गया और किस आधार पर डिस्क्वालिफिकेशन होता है एज एन एमपी। इस वीडियो लेक्चर में हम ये भी साथ में जानेंगे कि और क्या ग्राउंड्स हैं डिस्क्वालिफिकेशन के, सांसदों का डिस्क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन वाइज कैसे होता है। तो ओवरऑल इस राहुल गांधी के टॉपिक को तो समझना ही समझना है, साथ में ये भी देखेंगे कि कैसे डिस्क्वालिफिकेशन किया जाता है। ये जो टॉपिक है आपका, ये आपका यूपीएससी में जो जीएस का सेक्शन जहां पॉलिटी आप पढ़ते हैं वहां के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप पार्लियामेंट पढ़ रहे होते हैं तो आपको डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी देखना है, या विधानसभा में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए पढ़ा जाता है। तो ये टॉपिक वहां पर फिट होता है, वहां से आपसे एग्जाम में प्रीलिम्स और मेंस में पूछा जा सकता है। एंड इफ यू आर हैविंग पॉलिटिकल साइंस एज एन ऑप्शनल, तो वहां पर भी आपसे क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कि राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन क्यों किया गया, क्या रीजन था, क्या कारण था। बट बिफोर दैट हम लोग उस स्पीच को एक बार सुन लें जिसकी वजह से सारा हंगामा मचा हुआ है, फिर हम आपको सारी बातें समझाएंगे। अच्छा, एक छोटा सा सवाल। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे? इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे? यही वो स्पीच है जिसको लेकर के ये सारा हंगामा, राजनीति गरमाई हुई है। एक्चुअली में इस स्पीच में, ये जो स्पीच राहुल गांधी की आपने सुनी, ये 2019 की स्पीच है जो कर्नाटका में लोकसभा के चुनाव के दौरान एड्रेस करते हुए राहुल गांधी ने स्पीच दी थी। इस स्पीच में एक्चुअली वो टारगेट कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को, लेकिन उन्होंने पूरे मोदी एज अ सरनेम को कलेक्टिवली एड्रेस कर दिया और उन्होंने कहा कि जितने मोदी सरनेम वाले होते हैं वो चोर क्यों होते हैं, जिसको लेकर के इनके खिलाफ गुजरात में, सूरत में एफआईआर हो गई और फाइनली वहां पर सूरत की अदालत ने इनको कन्विक्ट किया और 2 साल की इनको सजा दे दी। इसी को लेकर के इनका डिस्क्वालिफिकेशन किया गया है। राहुल गांधी भारत के पहले ऐसा नेता नहीं है जिनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है। अगर हाल के दिनों में हम देखें तो बहुत सारे ऐसे लीडर्स आपको दिखेंगे जिनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल फेमस पर्सनालिटी आप देख रहे होंगे, जयललिता हैं, ये डिस्क्वालीफाई हो चुकी थी। लालू प्रसाद यादव डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। आपके बीजेपी के बड़े फेमस लीडर हैं आपके कुलदीप सेंगर, ये डिस्क्वालीफाई हो चुके। और 2022 में सबसे लेटेस्ट है आपके समाजवादी पार्टी के बहुत ही गद्दावर नेता आपके आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान, इनको भी डिस्क्वालीफाई किया गया। तो मैंने आपको बताया कि सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को डिफेमेशन केस में कन्विक्ट किया मोदी सरनेम के ऊपर डेरोगेटरी रिमार्क देने पर, और फाइनली फिर इनको जो है वो पनिशमेंट दी गई। उसके रिएक्शन में राहुल गांधी ने एक कोटेशन कोट किया जो कि एक्चुअली महात्मा गांधी जी की कोटेशन है, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन है। तो एक्चुअली में अब ये चीज समझनी है कि अब आगे की राह क्या है राहुल गांधी के लिए। क्या राहुल गांधी आगे चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, 2024 का चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस का आगे भविष्य क्या है, और 24 छोड़िए 2029 का चुनाव, 2029 का भी चुनाव राहुल गांधी लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। अब राहुल गांधी का फ्यूचर कहां जा रहा है। तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि सूरत कोर्ट ने जब कन्विक्ट किया राहुल गांधी को तो उसने बेल भी इनको दे दी और 30 दिन का इनको जो है अपील करने का ग्रेस पीरियड दिया गया है कि 30 डेज के अंदर ये अपील कर सकते हैं। तो एक्चुअली में ये जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है आपके सांसदों का और विधायकों का, ये अंडर द लॉ, जब पार्लियामेंट कोई लॉ के तहत करती है तो दैट इज अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951। जो ये डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है राहुल गांधी का, ये बेसिकली पीपुल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 के तहत डिस्क्वालीफाई किया गया है, क्योंकि उसमें अगर किसी भी सांसद को, किसी भी विधायक को, किसी भी लॉ मेकर को 2 साल या उससे अधिक की सजा हो जाती है तो उसको तुरंत इमीडिएट इफेक्ट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है ना। क्योंकि अब राहुल गांधी जब डिस्क्वालीफाई हो गए तो ये इनको रोकता है आगे भविष्य में इलेक्शन लड़ने से। 6 साल तक अब ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब 6 साल तक चुनाव लड़ पाएंगे, इसका मतलब है नेक्स्ट ईयर तो हमारे देश में लोकसभा का इलेक्शन है। इसका मतलब है कि 2024 का चुनाव तो मुश्किल लग रहा है राहुल गांधी लड़ पाए। हाँ, अगर हायर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सूरत के इस कोर्ट के ऊपर स्टे दे देती है
तो बिल्कुल राहुल गांधी फिर से जो है अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे और वो आगे अपना चुनाव वगैरह लड़ सकते हैं। नाउ एक्चुअली में अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का सेक्शन 8(4) जो है, ये एक्चुअली में कहता था दैट द डिस्क्वालिफिकेशन टेक्स इफेक्ट ओनली आफ्टर 3 months हैव कोलैप्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। तो ओरिजिनली जब आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट देखेंगे तो उसका सेक्शन 8(4) कहता था कि अगर फैसला आ गया है लोअर कोर्ट से तो डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो इमीडिएट इफेक्ट से नहीं होगा, 3 महीने के बाद उस पर एक्शन लिया जा सकेगा और तब तक जो लॉ मेकर है उसको वो चैलेंज कर सकता है। बट सारी कहानी पलट गई 2013 में सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 8(4) को स्टक डाउन कर दिया और कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो विद इमीडिएट इफेक्ट से हो जाएगा। इसीलिए आप देखिए कि सूरत कोर्ट का फैसला आया और तुरंत राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि राहुल गांधी के पास क्या क्या विकल्प है, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तो राहुल गांधी के पास ऑप्शन ये अवेलेबल है कि वो सेशन कोर्ट में जाकर के अपील कर सकते हैं। दूसरा ये है कि वो सेशन कोर्ट से आगे जाकर के हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं और फिर फाइनली एपेक्स कोर्ट में जा सकते हैं। अगर उनको रिलीफ मिल जाता है हाई कोर्ट से, सेशन कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से, तो वो बिल्कुल डिस्क्वालिफिकेशन से बच जाएंगे और उनको पुरानी पोजीशन मिल जाएगी। अब ये तो राहुल गांधी की कहानी रही। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्वालिफिकेशन का जो टॉपिक है वो सेक्शन या आर्टिकल 102 में दिया हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 102 है, वो डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है। तो राहुल गांधी का तो डिस्क्वालिफिकेशन हो गया डेफेमेटरी केस के तहत जो उन्होंने रिमार्क दिया था। अब हमें यह समझना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सांसद है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको डिस्क्वालीफाई कैसे किया जाता है। तो देखिए मोटे मोटे तौर पर आप ये समझिए कि किसी भी सांसद को या विधायक को 2 ब्रॉड एंगल से डिस्क्वालीफाई करने का प्रोविजन है। एक तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन के नॉर्म्स है जो कि आपका आर्टिकल 102 में है। दूसरा आपका 10th शेड्यूल है, दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब है दल बदल जो आपका होता है भारत में, कि अगर कोई दल बदल लेता है तो उसके ऊपर दल बदल विरोधी कानून लगा दिया जाता है और स्पीकर जो है उसको डिस्क्वालीफाई कर देता है, जो अक्सर चर्चा में बना रहता है। जो अभी महाराष्ट्र में लेटेस्ट आपको देखने को मिला होगा, आपने देखा भी होगा जब शिवसेना को लेकर के इशू क्रिएट हुआ था, उद्धव ठाकरे और आपके जो शिंदे साहब है उनके बीच में जो सारी लड़ाइयां चली थी उसको लेकर के। ये तो एंटी डिफेक्शन लॉ है, एक आधार है डिस्क्वालिफिकेशन का। दूसरा एक आधार है डिस्क्वालिफिकेशन का, वो है आर्टिकल 102। आर्टिकल 102 में क्या कहा गया? तो आर्टिकल 102 में बहुत सारे प्रोविजंस कहे गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया or the government of any state other than an office declared by parliament by law not to disqualify its holder। अगर वो ऐसा कोई पद धारण कर लेता है जो लाभ का पद है, यदि उसको संसद ने या कानून के द्वारा उस पद को लाभ का पद ना माना गया हो, तो मतलब यह कि अगर कोई सांसद लाभ के पद पे आ जाता है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। दूसरा, इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, अगर वो अनसाउंड माइंड का हो जाए। इफ ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अगर वो इंसॉल्वेंट घोषित हो जाए। एंड इफ ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया और हैज वॉलंटरली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट और इज अंडर एनी एक्नॉलेजमेंट ऑफ एलिगेंस और एडहेरेंस टू अ फॉरेन स्टेट। मतलब मोटे मोटे तौर पर यह कि अगर वो भारत का नागरिक नहीं है या वो वॉलंटरली डेलिबरेटली किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और फिर लास्ट है, इफ ही इज सो डिस्क्वालीफाइड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। तो राहुल गांधी का जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है ये वही लास्ट वाले पॉइंट्स की वजह से हुआ है, दैट ही इज सो डिस्क्वालीफाइड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो लॉ है वो पार्लियामेंट ने बनाया है, उसी के तहत राहुल गांधी का या अभी हाल ही में आजम खान का, अब्दुल्ला खान का डिस्क्वालिफिकेशन किया गया था। क्लियर? तो ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन होता है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। ओके, थैंक यू।